difference between software and hardware? शाबाश। सर हार्डवेयर को हम सर software बिहेवियर कहते हैं। वो बिहेवियर को हार्डवेयर और एटीट्यूड को सॉफ्टवेयर। तो ठीक है। वैसे कंप्यूटर की ज़ुबान में ये क्या होते हैं? आप जिस चीज को टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। यस सर, वो हार्डवेयर कर सकते वो सॉफ्टवेयर। मेरे सामने पानी की एक बोतल है, ये हार्ड चीज़ है। मेरे जहन के अंदर आने वाला एक ख्याल वो एक सॉफ्ट चीज़ है जिसको मैं टच मुय्यर नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप मुय्यर कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है और दूसरा सॉफ्टवेयर इसके बरक्स होता है। अब हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन। ऐसे है कि नहीं है? अब जैसे एक कंप्यूटर है तो उसके हार्ड पार्ट्स हैं, वो फंक्शनिंग अपनी करते हैं, तो वो उसका सॉफ्ट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट में जो है यही डिफरेंस मैंने आपको समझाना है। ठीक है, हार्डवेयर हमारा ब्रेन, जो ब्रेन है ना, ये हमारा हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब जो हमारा माइंड होता है ना, ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। यानी ब्रेन तो हमारा हो गया, दिमाग जो हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद है। जो मॉनिटर पे जी, अच्छा, अब ब्रेन माइंड हमारा सॉफ्ट है। मॉनिटर पे जो शो होता है ना, जो दिमाग, ये सॉफ्टवेयर है जी। और जो यानी हम टच करते हैं जैसे कीबोर्ड है और माउस है, ये तो हार्डवेयर होते हैं ना। इनपुट होता है और आउटपुट होता है या सॉफ्टवेयर। इनपुट आउटपुट को छोड़ें, जो मैं बस आप ये रिजल्ट जो होता है, समझें, जो जिसको मैंने भी यही कहा है कि जिसको आप छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर होता है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं चीज़ छू सकते आप दिमाग को छू सकते हैं, दिमाग को देख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिमाग के अंदर आने वाले ख्यालात को, दिमाग की सोच को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पैमाइश कर सकते हैं कि कौन किस तरह का ख्वाब देख रहा है, किस तरह का सोच रहा है। ठीक है ना जी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ये हमारा हार्डवेयर होता है। एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा जो वर्ड माइंड है ना, इसका मतलब ये होता है हमारी जो जहन के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है ना। अब देखें, हमारे मोहम्मद अली अपना माइक ऑफ करें, तो हमारे जहन के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें हमारे शऊर में होती हैं, कुछ शऊर में नहीं होती, तो वो बेसिकली हमारा माइंड होता है। तो माइंड यूँ समझ लें आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो और जो ब्रेन होता है ना, वो आपका हार्डवेयर होता है। तो विलहेल्म वुंट एक जर्मन प्रोफेसर थे, इसने सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री 1879 में 1879 में लिप्जिग के अंदर, जर्मनी है, आई थिंक ये जर्मनी का शहर है, तो वहाँ पे इसने बनाई थी। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड। अगर आप लोगों को याद हो, व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? सर ये स्टडी ऑफ माइंड। सर मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ सर, ये वही थी ना जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था, ये लिप्जिग जो है, विलियम वॉन्ट ना, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन पे काम किया था। तो इनका जो इंटेलिजेंस पे इस पे इन्होंने टेस्ट वगैरह इस तरह के नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट इनके नहीं है। तो इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड डेफिनेशन जो हमारी थी पहली, वो भी इनकी दी हुई है। तो इसने पहली किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी 1874 के अंदर। तो एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिचनर, ये इसी का स्टूडेंट था, लिप्जिग लेबॉर्ट्री का, तो वुंट का स्टूडेंट था, तो इसने भी इसी के ऊपर ही काम किया। अब देखें इसके हम ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हम माइंड है उसमें होता क्या है और हम क्यों उसको पढ़ना चाहते हैं।
ठीक है। अब एक तो पहले ना आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक चीज़ जो अब देखें मेरे दिमाग में कुछ लाखों करोड़ों किस्म की वर्ड्स हैं, थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वाक़यात याद होंगे, चीज़ों जगहों के नाम याद हैं, लेकिन इस वक्त क्या मुझे याद है? नहीं। मैं सोचूंगा तो फिर मुझे याद आएगा। तो हमारा जो अनकॉन्शियस है ना, लेकिन हमारे जहन में तो चीज़ें हैं, माइंड में तो हैं, बट एट प्रेजेंट नहीं है वो। ठीक है। तो एक होता है अनकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस वो जिसके बारे आप सोच रहे होते हैं, अनकॉन्शियस वो जो जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे होते बट वो हमारे माइंड के अंदर पड़ा होता है। ठीक है। तो ये माइंड के फीचर्स हैं, तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, हमने पढ़ा था कि पहली डेफिनेशन भी यही है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है कि स्टडी ऑफ माइंड जो है वो साइकोलॉजी है। स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं कि एनालिसिस किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड का, इसको उसके बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करके। अब यहाँ इसके बेसिक कंपोनेंट याद रखिएगा, माइंड की बात हो रही है तो वही कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस होंगे। इसका मतलब फोर, मिड और हाइट ब्रेन नहीं होगा। ठीक है। तो इट एम टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वही बात आ गई कि हम जो है कैसे सोचते हैं, एंड हाउ दे कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस। हमारे छोटे छोटे शऊर में पाए जाने छोटी छोटी बातें कैसे कंबाइन होके क्या बनाती हैं, हमारा एक जो मेंटल एक्टिविटी कैसे हमारी होती है। तो स्ट्रक्चरलिज्म एम फॉर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड बिलीव दैट मेंटल प्रोसेस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू मेजरेबल एंड रेप्लिकेबल कंपोनेंट्स। तो ये कहते हैं जी हम अपने माइंड को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस के अंदर, और फिर हम उनको जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, एक एक करके ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मेंटल प्रोसेस को बेसिक कंपोनेंट में ब्रेक डाउन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि नेचर और स्ट्रक्चर जो है ना किसी भी शख्स के माइंड का, उसको कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस कितना है, कैसे वो काम उसका करता है, ये जो है उसकी पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को शेप करता है। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस है इनका, सेंसेशन, फीलिंग, परसेप्शन, आइडियाज़, ये सारे हम कॉन्शियस से आते हैं ना। कॉन्शियस हैं आप किसी चीज़ के बारे में तो आप सेंसेट करेंगे, फील, परसीव या आइडियाज़ जनरेट करेंगे। तो ये कहते हैं कि जो कॉन्शियस कंपोनेंट हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपकी स्टडी का। तो टिचनर ने कहा कि जो मेंटल एलिमेंट्स हैं वो, अब ये देखें मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस। अब टिचनर कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट ऑफ माइंड है, हमने कहा कि हम माइंड की बात करेंगे, सेंसेशन, इमेजिनेशन, अफेक्शन, चीज़ों को फील, परसीव करना ये सेंसेशन है, इमेजेस, आइडियाज़, इमेजिनेशन, आइडियाज़ जनरेट करना ये दूसरा कंपोनेंट है, एंड अफेक्शन यानी लव, फेयर, एंगर, ये समझ लें आप। ठीक है। तो ये टिचनर ने कहा वुंड के ये कंपोनेंट है माइंड के। अब ये जो थ्योरी है ये कहती है कि इनको देखें कि कोई कैसे अपने सेंसेस से परसीव कैसे करता है चीज़ों को, इमेजिनेशन कैसे उसकी डेवलप होती है, उसकी इमोशंस गुड या बैड, टेम्परामेंट कैसे उसका बनता है। तो ये तीनों चीज़ें उसके बिहेवियर को, पर्सनालिटी को बनाती हैं। टिचनर ने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी भी दिया। उसने कहा कि सबसे पहले द थॉट ऑफ द समथिंग, ये आइडिया यानी पहले आता है। ठीक है। और फिर उससे जुड़ी दूसरी चीज़ें हमारे जहन के अंदर आती हैं। विच स्टेट फर्स्ट आइडिया विल टेंड टू काज थॉट्स ऑफ अदर थिंग्स इन द माइंड। आप अभी हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, मिसाल के तौर पर हम चांद के बारे में सोचेंगे तो अब चांद की मुख्तलिफ शक्लें, चांद गिरन, ठीक है, ईद का चांद, मुहर्रम, रबीउल अव्वल का चांद, 14वीं का चांद, हिलाल अहमद, अब ये सारी चीज़ें एकदम से आने लग गई हैं पहले आइडिया की बेस पे। तो ये है लॉ ऑफ कंटिग्विटी कि पहला आइडिया आपके बाकी आइडियाज़ को जनरेट करता है। ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इन्होंने यूज़ किया था वोंट ने, तो स्ट्रक्चरलिज्म भी इसी का है, इंट्रोस्पेक्शन भी इसी का है, तो इसी ने यूज़ किया था। तो इसको लिमिटेड समझा जाता है कि इससे हम हर तरह का बिहेवियर नहीं देख सकते। वोंट ने कहा था कि मैन इज़ अ कॉन्शियस एनिमल, एरिस्टोटल ने कहा था कि सोशल एनिमल है। अब इस सारी थ्योरी का मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोंट ने दी थी
लिप्जिग के अंदर उसने पहली साइकोलॉजिकल लैब भी बनाई थी 1879 के अंदर। ये ओल्डेस्ट है और इंट्रोस्पेक्शन को इन्होंने यूज़ किया था। ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड इज़ इम्पोर्टेंट। ये कहते हैं कि माइंड के जो कंपोनेंट हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, या जो टीचर ने दिए हैं, सेंसेशन, इमेजिनेशन, अफेक्शन, इनको अलग अलग डिवाइड करके उनको अलग अलग एक एक करके पढ़ा, समझा, परखा जाए, फिर इनको कंबाइन करके किसी का बिहेवियर हम बता सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और माइंड के एक एक कंपोनेंट के ऊपर। ये है स्ट्रक्चरलिज्म। देन कम्स फंक्शनलिज्म। ये टोटली अपोजिट टू स्ट्रक्चरलिज्म है। विलियम जेम्स ने दी थी। अमेरिका के ये फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाते हैं। अमेरिका के वो कहलाते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, वुंट, और ये कहलाते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, विलियम जेम्स, जिसने ये फंक्शनलिज्म दिया। तो ये जो है डार्विन के जो आइडिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो थ्योरी है उसकी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है चार्ल्स डार्विन की, जो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट था, तो ये उससे बड़ा इंस्पायर था। तो उसने मॉडर्न एरा एक बुक भी लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 के अंदर। इसके साथ साथ जोहन डेवी और रेमंड कैटल भी इसके सपोर्टर थे। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड नहीं, बल्कि फंक्शन ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर से क्या करना है? कि कोई इमेजिन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कर सकता है तो कोई करता नहीं है, तो हमें स्ट्रक्चर से क्या लेना? उसके पास एक सिस्टम मौजूद है, सेंसेशन अच्छी है, उसकी इमेजिनेशन अच्छी, आइडियाज़ अच्छे जनरेट कर सकता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर मौजूद है। बट हमने स्ट्रक्चर को क्या करना है? हमें तो चाहिए फंक्शनिंग। तो ये जो है ना, ये कहते हैं कि जो फंक्शन ऑफ माइंड है, वही माइंड, अगेन फोर मिड हैंड ब्रेन की बात नहीं हो रही, तो फंक्शन ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि कौन कितना बेहतर सेंसेशन, इमेजिनेशन, आइडियाज जनरेशन, रिफ्लेक्शन किसकी बेहतर है। Study how mental process and behavior help to adopt and function effectively in their environment। अब हम ये जो है ना थ्योरी ये कहती है कि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट वे से फंक्शंस करते हैं। मतलब एक ही शख्स वो एक जगह पे एक खुशी के इवेंट में है तो और तरह से उसका रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी फैमिली की किसी शादी में हैं तो वहाँ तो आप नाचना शुरू कर देंगे, डांस करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और आपके अंदर बहुत सारे जरासीम हैं, लेकिन आप किसी बाहर किसी के फंक्शन पे गए हुए हैं तो आप वहाँ पे अपने असाब पे कंट्रोल करके बैठेंगे। अब ये हमारी ये फंक्शनिंग है हमारी, ठीक है। अब इवेंट दोनों एक जैसे हैं, बट एक जगह पे हम और तरह से, दूसरी जगह पे हम और, तो एडॉप्टेशन इसी को कहते हैं कि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम खुद को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर नहीं बल्कि फंक्शन ऑफ माइंड जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इट स्ट्रांगली अपोजेज स्ट्रक्चरलिज्म। इसका फोकस है कि पर्पस आर फंक्शन ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स स्ट्रक्चर, और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जो अभी मैंने मिसाल भी दी है। तो फंक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और इसके साथ इन्होंने कहा, जैसे पीछे हमने कहा कि कॉन्शियसनेस को हम उसको ब्रेक करके, इमेजिनेशन आइडियाज़ को हम ब्रेक करके इंडिविजुअल एक एक करके हम पढ़ समझ सकते हैं। ये कहते हैं नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन उसकी नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, माइंड के फंक्शन के बारे में नहीं बताता। तो इसलिए फंक्शनलिज्म जो है कंपैरेटिवली एक बेहतर थी, मोर साइंटिफिक, मोर प्रैक्टिकल अप्रोच या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थी। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ये फंक्शन पे कल से हम इंशाल्लाह ताला जो बिहेवियरिज्म है हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। हम पढ़ रहे हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले हम 2 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। हम उनको एक दफ़ा क्विक रिव्यू करेंगे ताकि जो ये सीक्वेंस जो हमारा है वो कायम रहे। स्ट्रक्चरलिज्म हमने बात की है कल। स्ट्रक्चरलिज्म हमने कहा कि विलहेल्म वुंट ने दिया था और टिचनर ने। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है?
अगर हम एक मेन आइडिया, मेन थीम देखें तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा जो शऊर है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने बात भी की थी कल, टीचर ने कहा कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं जी कॉन्शियसनेस के, ठीक है। हमारे माइंड के कॉन्शियसनेस के 3 कंपोनेंट है, सेंसेशन, इमेजिनेशन एंड अफेक्शन। तो इन 3 कंपोनेंट से कैसे हम जो हमारा बिहेवियर है वो किस तरह का होता है, तो ये 3 कंपोनेंट्स बताते हैं। तो इसका फोकस स्ट्रक्चरलिज्म का किस चीज़ के ऊपर है, कॉन्शियसनेस के ऊपर है। और ये कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं ना, इसके बेसिक तीनों एलिमेंट्स यही हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। अब इसके बरक्स आई फिर फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स की, तो ये कहते हैं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और इन्वायरमेंट, और ये डिफरेंस है। तो उन्होंने फोकस किया कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर और इन्होंने फोकस किया फंक्शन ऑफ माइंड के ऊपर, फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर, ठीक है जी। कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे चेंज होती है डिफरेंट इन्वायरमेंट या डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। और इन्होंने दूसरी बात प्रैक्टिकल अप्रोच की, इन्होंने कहा कि माइंड का फंक्शन मैटर करता है, उसके स्ट्रक्चर से कोई हमें लेना देना नहीं है। बहरहाल ये हमारे 2 जो है वो बेसिक थीम्स थी हमारी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। तो स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है, जबकि इसका फंक्शन के ऊपर होता है कि कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कैसे चेंज होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने, इनके फाउंडर्स का नाम और ये 2 लाइनें अगर आपको याद हो गई तो पेपर में घुमा फिरा के यही स्टेटमेंट्स ही आपसे पूछी जानी है। आगे हमारा लेक्चर 24 जहाँ से हमने आज स्टार्ट लेना है वो है जी लेक्चर नंबर 24। तीसरा हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियरिज्म, JB वाटसन ने ये दिया था और इसने फर्स्ट टाइम ये टर्म बिहेवियरिज्म अपने एक आर्टिकल